हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अब तक जितने भी सेशन हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर मध्य प्रदेश की पॉलिटी से रिलेटेड हो, सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और समझने के साथ साथ आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप सभी लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और इस सेशन के अंदर हम मध्य प्रदेश की जुडिशरी को कंप्लीट करेंगे। आपने मध्य प्रदेश में विधायिका देखा, मध्य प्रदेश में कार्यपालिका देखा। पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर सीएम वाले टॉपिक को कंप्लीट किया। हर एक सीएम के बारे में हमने काफी ज्यादा डिटेल पढ़ा। आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जुडिशरी को। अब बेसिकली जुडिशरी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, हाई कोर्ट टॉपिक के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल दैट मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन चीफ जस्टिस नहीं रहे, न्यायाधीश नहीं रहे या मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको एक चूज करना होगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको एक लिस्ट पढ़नी है, याद करनी है और हर एक जो चीफ जस्टिस है उनके बारे में कुछ जो 2-4 फैक्ट हम पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करते हैं। आपको पता है कि भाई विधि बनाने का काम है विधायिका का, विधि को लागू करने का काम है कार्यपालिका का। और अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है ना, तो अगर आपको देखो, अगर आप एक छोटे से गांव में रहते हो, वहां पर अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो आप न्याय मांगने के लिए ग्राम न्यायालय में जाओगे। वहां पर भी सॉल्व नहीं हो पाया तो आप अपने जिले में आओगे और वहां पर जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर जाओगे। वहां पर भी न्याय नहीं मिलता तो आप अपने स्टेट के अंदर हाई कोर्ट में जाओगे। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर जो न्याय देने का सबसे कह सकते हैं कि बड़ा मंदिर है या न्याय देने का सबसे बड़ा जो अधिकार है वो किसके पास है, वो है हाई कोर्ट के पास, ठीक है, जिसे हम उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। अगर वहां पर भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप जा सकते हो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो एक स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है और 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट अगर आपस में सहमति बना लेते हैं तो उनका एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का अपना एकमात्र हाई कोर्ट है जो कि जबलपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थित है। जो बच्चे नए होते हैं वो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हाई कोर्ट या तो राजधानी में होगा या तो किसी ऐसे शहर में होगा जैसे कि इंदौर में, तो भोपाल या इंदौर करके आ जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है जबलपुर में। कहां पर है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, कहां पर है, जबलपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 नवंबर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, तभी ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर होगा, ये होगा जबलपुर के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर हुआ करता था। तो 1956 के पहले अगर आपको याद हो तो जो सीपी बरार पार्ट ए में शामिल मध्य प्रदेश का भाग था उसकी कैपिटल थी नागपुर और नागपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हुआ करता था। तो अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले, मध्य प्रदेश के गठन से पहले यानी 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहां लगता था, तो गठन के पहले मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट नागपुर में लगता था और नागपुर के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 से लेकर के 1956 तक मध्य प्रदेश के नागरिकों को यदि न्याय चाहिए होता था तो वो कहां जाते थे, नागपुर में जाते थे न्याय को मांगने के लिए और फिर 1956 में जबलपुर में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। 1956 में जबलपुर में हाई कोर्ट बना। अब हाई कोर्ट, ये जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में ये हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है, हमारे राज्य का जो
उच्च न्यायालय जिस बिल्डिंग में है, अगर उस बिल्डिंग के इतिहास की बात करें, अगर उस बिल्डिंग की हिस्ट्री की बात करें, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो किसने तैयार किया था मालूम है? इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे हेनरी इरविन। हेनरी इरविन, ठीक है। कहानी शुरू होती है, आपने एक पूर्व सांसद थे जबलपुर के सेठ गोविंद दास, इनका नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर भी उनका नाम आएगा, ठीक है। तो सेठ गोविंद दास के पिताजी थे, उनका नाम था सेठ गोकुल दास। सेठ गोकुल दास का सपना था कि जबलपुर में एक बहुत ही शानदार इमारत होनी चाहिए। उस समय अंग्रेजी आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था हेनरी इरविन। हेनरी इरविन ने वो आर्किटेक्ट बनाया उसका, और उस बिल्डिंग को तैयार किया। कहा जाता है 1885 के आसपास इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि जिस समय हाई कोर्ट, अभी जहां हाई कोर्ट है, जिस समय उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था ना, तो जो आता था वो देखता ही रह जाता था। और अभी भी देख लीजिए, इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद भी उसकी मजबूती और उसकी खूबसूरती कम नहीं हो रही है, ठीक है। तो 1956 में जब जबलपुर में हाई कोर्ट गया, अंग्रेजों के टाइम पर वहां पर कचहरी लगती थी, कलेक्ट्रेट भी हुआ करता था। 1956 में इसी वजह से जब जबलपुर हाई कोर्ट गया तो उसी बिल्डिंग में हाई कोर्ट उसी बिल्डिंग में लगाया गया। तो बेसिकली जो वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, हमारे हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो किसके टाइम पर बनी थी? सेठ गोकुल दास के टाइम की इमारत है। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका आर्किटेक्चर तैयार करने वाले हैं हेनरी इरविन। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। फिर जबलपुर में बना दिया गया 1956 में। फिर जरूरत हुई खंडपीठों की। किसकी जरूरत हुई? जरूरत हुई खंडपीठों की। तो हमारे हाई कोर्ट की दो खंडपीठें 1968 में स्थापित की गई। पहली खंडपीठ स्थापित की गई इंदौर में, दूसरी खंडपीठ स्थापित की गई ग्वालियर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसमें भी स्टार बना लो, इसमें भी स्टार बना लो, कब बनाई गई थी इसमें भी स्टार बना लो। तो जबलपुर हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में हुई, लेकिन खंडपीठों की स्थापना 1968 में हुई। एक इंदौर में बनाई गई और दूसरी ग्वालियर में बनाई गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो चलो खंडपीठें भी बन गई, राजधानी भोपाल में तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अब तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है कि एक खंडपीठ भोपाल के अंदर भी स्थापित की जाए। तो याद रखिएगा कि भोपाल के अंदर में प्रस्तावित है। भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है खंडपीठ। भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है। आई होप यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। समझना तो क्या, मेन याद करना है। यहां तक की सारी चीजें आप सभी लोगों को याद हो गई होंगी, ठीक है। फिर हमारा जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, उसके जो पहले चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, उनका नाम पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की भी। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI का पद भी इन्हें मिल चुका है ना। उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मध्य प्रदेश के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रही हूं। और अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, है ना। सिर्फ जज बनी है, मतलब अभी तक कोई भी महिला, कोई भी यहाँ पर फीमेल
चीफ जस्टिस नहीं बनी है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं आई हैं, है ना, सिर्फ न्यायाधीश बनी है। यानी कि अगर न्यायाधीशों की ही बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था सरोजिनी सक्सेना। जल्दी से बताइए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी? आप सभी लोग अपने मन में अपना आंसर जरूर बताइएगा, अगर भूल गए हो तो चेक कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मध्य प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, तो उसका भी आंसर आप सभी लोग याद करिए, रिवाइज कीजिए। नहीं पता है तो आप जाकर के उसे देखिए, है ना। और अगर भूल गए हैं तो ये बहुत गलत बात है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के पद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला नहीं सुशोभित हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ जज के पद तक पहुंची है और उनका नाम था सरोजिनी सक्सेना, है ना। सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अब यहां पर अगर बात की जाए कि अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई राजस्व न्यायालय कहां पर है? राजस्व न्यायालय का मतलब है जहां पर राजस्व से रिलेटेड जितने भी आपके मामले होंगे वो सुलझाए जाते हैं। तो राजस्व न्यायालय कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश में राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? रेवेन्यू कोर्ट कहां पर है? तो आपको याद रखना है कि ये जबलपुर में नहीं है, है ना, बल्कि ये कहां पर है? ये है ग्वालियर में, ये है ग्वालियर में राजस्व न्यायालय। वैसे देखो दो तरह के मामले होते हैं, एक दीवानी मामला होता है और एक फौजदारी मामला होता है। फौजदारी मामले के अंदर ऐसे मामले आते हैं जो कि झगड़ा, लड़ाई, मारपीट इससे जुड़े हुए होते हैं। दीवानी मामले के अंदर ऐसे मामले आते हैं जो कि भूमि विवाद से रिलेटेड होते हैं। जितने भी लैंड रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी विवाद होंगे वो दीवानी मामले के अंदर आएंगे। राजस्व न्यायालय के अंदर ऐसे ही दीवानी मामलों का निराकरण किया जाता है। तो ये राज्य न्यायपालिका के विषय में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। आई होप पढ़ाते पढ़ाते आपको सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर, है ना, ऐसे कौन कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, है ना, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कह सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, है ना, जिन्होंने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया, हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। अब वन बाय वन जितने भी हुए हैं 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं अब तक, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और अभी हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश के जो पहले सीजे थे, चीफ जस्टिस थे, उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला 1956। अब इनका कार्यकाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। 1956 में ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनते हैं। अब इनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट हम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है। दूसरी चीज, ये मैंने आपको बताया कि ये भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यानी अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के तौर पर तो 2 बार ये क्या रह चुके हैं? एक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको याद होगा जब हमने राज्यपाल पढ़ा था, ठीक है, तो राज्यपाल के अंदर हमने देखा था कि कई ऐसे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे जो कि राज्यपाल रहे हैं, लेकिन फॉर्मर कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, वो भी 2 बार। दो बार कार्यवाहक
राष्ट्रपति रहे। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट, ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, मैंने आपको बताया, यानी कि ये भारत के 6ठे नंबर के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति रहे। भारत के 6वें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति रहे। फिर ये हमारे हाई कोर्ट के तो थे ही चीफ जस्टिस, ये सीजेआई भी बने थे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के भी चीफ जस्टिस बने थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये बने थे, और किस नंबर के? 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो सुप्रीम कोर्ट के 11वें सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। इस देखो कितने इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे भारत के, कह सकते हैं भारत के सबसे युवा एडवोकेट जनरल भी थे ये। भारत के सबसे युवा एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल क्या होता है, इसके लिए एक बार आप पॉलिटी उठाइए, पॉलिटी में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा किस आर्टिकल में इनकी चर्चा की गई है ना। और ये होते क्या है, इनका काम क्या होता है, आपको सब वहां पर पता चल जाएगा। तो भारत के सबसे युवा एडवोकेट जनरल रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश, जज, पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 11वें नंबर के थे वैसे ओवरऑल, बाकी पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद हाई कोर्ट के अगले जो चीफ जस्टिस थे, उनका नाम आप सभी लोगों ने बार बार सुना है, ये नया नाम नहीं है ना। इनका नाम था पीवी दीक्षित। यहाँ पे समय न्यायमूर्ति लगा लीजिएगा, पीवी दीक्षित। याद आया कुछ? जी हाँ, ये वही पीवी दीक्षित हैं जो कि एक टाइम पर मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी बने थे, और मध्य प्रदेश के पहले ये कार्यकारी राज्यपाल थे। याद आया? तो नोट डाउन कीजिए कि ये मध्य प्रदेश के पहले प्रथम कार्यकारी गवर्नर थे। मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी गवर्नर थे, और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस थे। आ गई बात समझ में? पीवी दीक्षित के बाद जो अगले चीफ जस्टिस बनते हैं, उनका नाम है शिव दयाल श्रीवास्तव जी। न्यायमूर्ति शिव दयाल श्रीवास्तव, तीसरे चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, अब इनके बारे में आपको ये बस याद रखना है कि इन्हें विधि वाचस्पति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता था? विधि वाचस्पति के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो तीन जो हाई कोर्ट के 3 हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आते हैं पीवी दीक्षित, फिर आते हैं शिव दयाल शर्मा। ठीक है, शिव दयाल शर्मा जी के बाद आते हैं एपी सेन जी। तो चौथे जो चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उनका नाम है एपी सेन। ठीक है, एपी सेन की बात की जाए तो ये राजस्थान, ठीक है, एपी सेन राजस्थान के कार्यकारी क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो ऐसे चीफ जस्टिस का नाम बताइए जो कि राजस्थान के भी कार्यकारी चीफ जस्टिस रहे। तो नाम है एपी सेन, राजस्थान के कार्यकारी चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ठीक है, एपी सेन। और इसके अलावा ये ऐसे पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अपने टाइम पर फेयरवेल लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे
ऐसे पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने फेयरवेल लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये थे आपके हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस जिनका नाम था एपी सेन। फिर आ जाते हैं हमारे न्यायमूर्ति गुरु प्रसन्न सिंह, जिसे न्यायमूर्ति जीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं, गुरु प्रसन्न सिंह। अब इनके बारे में भी आपने, इनका नाम भी आपको सुना सा लग रहा होगा। कहां पर सुना है? जब गवर्नर पढ़ रहे थे तब सुना है। ठीक है, तो गुरु प्रसन्न सिंह ऐसे चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, जो कि मध्य प्रदेश के एक कार्यवाहक या कार्यकारी गवर्नर भी रहे हैं। पीवी दीक्षित भी रहे हैं, फिर ये भी रहे हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के कार्यकारी गवर्नर, मध्य प्रदेश के कार्यकारी गवर्नर भी ये रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं? ये कार्यकारी गवर्नर भी रहे हैं, है ना। इसके अलावा ओके, आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। ठीक है, कार्यकारी गवर्नर रहे गुरु प्रसन्न सिंह, साथ ही साथ ये लोकायुक्त भी रहे थे मध्य प्रदेश के, ये लोकायुक्त भी रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे, ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे। ठीक है, नाम क्या है? नाम है गुरु प्रसन्न सिंह। गुरु प्रसन्न सिंह जी के बाद आते हैं जेएस वर्मा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों है मैं आपको बताती हूं। अगले हैं जेएस वर्मा। जेएस वर्मा, ठीक है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जेएस वर्मा की अगर बात करें तो 1997 से लेकर 98 में ये भारत के 27वें नंबर के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो पहले तो कौन हो गए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने, और दूसरे ऐसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, उनका नाम है जेएस वर्मा। ये किस नंबर के बनते हैं? तो ये बनते हैं 27th। और कब से कब तक? 1997-98 में सुप्रीम कोर्ट के 27th CJI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन जरूर करिएगा और याद रखिएगा। प्लस ये राजस्थान स्टेट के अंदर गवर्नर भी बनाए गए थे, राजस्थान के गवर्नर भी रहे थे जेएस वर्मा, है ना। राजस्थान के अभी तक आपने जितने भी चीफ जस्टिस देखे सबके सब मध्य प्रदेश के कार्यकारी गवर्नर थे, लेकिन ये राजस्थान के गवर्नर भी बनाए गए थे। साथ ही साथ ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन भी बने थे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे जेएस वर्मा। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था आप सभी से कि जेएस वर्मा काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस का क्या रीजन है आपने देख लिया, ठीक है, एक एक करके देख रहे हो। फिर हाँ, राजस्थान के गवर्नर तो थे ही, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। एक बार आई थिंक एमपीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से चीफ जस्टिस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने। चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस तो सबको पता है, जैसे हिदायतुल्लाह जी, जेएस वर्मा, जज बने, है ना। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, एक बार हम ये पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के, ह्यूमन राइट कमीशन के ये क्या बनते हैं? चेयरमैन भी बनाए जाते हैं, जिनका नाम है जेएस वर्मा। और सबसे बड़ी बात, 1989 में भारत के
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 1997 में सीजेआई बने थे, लेकिन जज कब बन गए थे? जज बन गए थे ये 1989 में ही। तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने और फिर बाद में सीजेआई भी बने थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं, आपको याद ही करना है। पॉलिटी के अंदर मोस्टली जितनी भी लिस्ट है ना, वो सब के सब आपको याद ही करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। अब इनका भी जो नाम है ना, ये भी सुना सुना लगेगा। नाम है एन.डी. ओझा। एन.डी. ओझा, एन.डी. ओझा, न्यायमूर्ति एन.डी. ओझा। ये कौन थे? तो ये तो पता है कि हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये मध्य प्रदेश के कार्यकारी गवर्नर भी रहे थे और वहां पर आपने इनका नाम सुना था। तो मध्य प्रदेश के कार्यकारी मध्य प्रदेश के क्या रहे? ये कार्यकारी गवर्नर रहे। इसके साथ साथ ये इलाहाबाद के चीफ जस्टिस भी बनते हैं। इलाहाबाद, यूपी, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस भी बनाए जाते हैं, है ना, न्यायमूर्ति एन.डी. ओझा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? जज भी थे। चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। कौन कौन जज था, कौन कौन नहीं था, यहां पर तो पढ़ते ही चलिए। लास्ट में भी मैं बताऊंगी कि कौन रहे हैं जज, कौन नहीं रहे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एन.डी. ओझा कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 7 चीफ जस्टिस के बारे में आपने पढ़ लिया, है ना। अब आते हैं 8वें चीफ जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। 8वें नाम क्या है? U.L. भट्ट। U.L. भट्ट भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, 8वें नंबर के ये चीफ जस्टिस रहे हैं, है ना। इनके बारे में बात की जाए तो इनके बारे में बस इतना याद रखिएगा कि असम हाई कोर्ट यानी कि गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रहे हैं ये। गुवाहाटी के क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस रहे हैं। U.L. भट्ट हो गए। U.L. भट्ट के बाद जो अगले चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं उनका नाम है A.K. माथुर। A.K. माथुर। और A.K. माथुर जी के बारे में आपको याद रखना है कि ये कोलकाता के चीफ जस्टिस बने। कहां के? कोलकाता के। क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस का नाम बताइए जो कि कोलकाता के चीफ जस्टिस भी रहे या गुवाहाटी के चीफ जस्टिस भी रहे, है ना। तो हम बहुत ज्यादा अंदर तो नहीं जा सकते देखो, क्योंकि उतनी चीजें हमें याद भी नहीं रहेंगी और कुछ ऐसे क्वेश्चन लगभग हर किसी से छूटते हैं, आपसे भी छूटेंगे, है ना। उन क्वेश्चन के चक्कर में हमारे अंदर, है ना, हमारे कह सकते हैं कि हमारे बस में जितने क्वेश्चन हैं पता चले उसके लिए भी टाइम हमारे पास ना रहे उन्हें पढ़ने के लिए भी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अंदर नहीं, लेकिन हाँ जैसे क्वेश्चन बनते हैं ट्रेंड के हिसाब से हम चीजों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो A.K. माथुर हो गए, है ना। A.K. माथुर के बाद अगले कौन आते हैं? तो A.K. माथुर के बाद जो अगले आते हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति भवानी सिंह। न्यायमूर्ति भवानी सिंह। ठीक है, न्यायमूर्ति भवानी सिंह जी, इनके विषय में क्या याद रखना है? तो इनके विषय में याद रखना है कि ये गुजरात के चीफ जस्टिस रहे। कहां के? गुजरात स्टेट के चीफ जस्टिस रहे थे न्यायमूर्ति भवानी सिंह जी। फिर आते हैं कुमार राज रत्नम। कुमार राज रत्नम 11वें चीफ जस्टिस थे ये मध्य प्रदेश के। ठीक है, और कुमार राज रत्नम जी के बारे में याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद ये पहले बैरिस्टर बने। स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहले
पहले बैरिस्टर। कौन? कुमार राज रत्नम। ठीक है। फिर 12वें चीफ जस्टिस कौन थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के? तो उनका नाम है A.K. पटनायक। A.K. पटनायक। और इनके विषय में याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस तो थे ही, साथ ही ये छत्तीसगढ़ के भी चीफ जस्टिस बनाए गए थे, है ना। तो A.K. पटनायक जी हो गए। फिर 13वें कौन आए? तो 13वें आते हैं एस राफत आलम। एस राफत आलम। कुछ भी ट्रिक बना लो, है ना। जब मैंने याद किया था अपने टाइम पर तो मैंने ट्रिक बनाई थी, राज्यपालों की भी, सीएम की तो नहीं बनाई थी, सीएम याद रहते हैं, और ये यहाँ पर चीफ जस्टिस की भी ट्रिक बनाई थी, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव जो होते हैं उनकी भी मैंने ट्रिक बनाई थी, जो विपक्ष के नेता है उनकी भी, वो भी लगभग याद रहते हैं, लेकिन फिर भी ट्रिक बना ली थी मैंने। तो आप लोग भी ट्रिक बना लेना, जैसी भी चाहो ट्रिक बना सकते हो। एस राफत आलम की बात की जाए तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस एस राफत आलम रहे थे। ठीक है। फिर आ जाते हैं नंबर 14 में। एस राफत आलम के बाद कौन आए? तो आते हैं शरद अरविंद बोबड़े या S.A. बोबड़े, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शरद अरविंद बोबड़े, S.A. बोबड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे J.S. वर्मा, जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के चीफ जस्टिस बने यानी कि CJI बने, उसी तरह से S.A. बोबड़े भी भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो भारत के 47th CJI कौन बने? आपके शरद अरविंद बोबड़े। अब आ जाते हैं 15वें चीफ जस्टिस कौन थे? तो देखो शरद अरविंद बोबड़े, और इनके बाद आते हैं S.M. खानविलकर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S.M. नहीं, A.M. खानविलकर। A.M. खानविलकर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जज बने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जज थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो ये थे ही, सुप्रीम कोर्ट के भी ये क्या बने थे? जज बने थे। ये हिमाचल प्रदेश के भी चीफ जस्टिस रहे थे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के क्या बने? चीफ जस्टिस बने। और प्लस बंबई, है ना, महाराष्ट्र जिसे अभी हम कहते हैं, बंबई में वो है, ठीक है, हाई कोर्ट। तो बंबई हाई कोर्ट के भी ये जज थे सिर्फ, ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं। जज थे। तो S.A. बोबड़े साहब, काफी माफ कीजिएगा, A.M. खानविलकर, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इनके बाद आते हैं अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार, डोंट वरी, आपको लग रहा होगा कि मैम कितने हैं, बस इनके बाद 2 और हैं। अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल आपके नॉर्थ ईस्ट में भी सीजे रह चुके हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में आपका एक स्टेट है, आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय के चीफ जस्टिस भी ये रह चुके हैं, ठीक है। अभी इनके बाद है रफीक साहब, और वर्तमान में अब देखो, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को फिर से एक बार बोल रही हूँ कि आप जब भी एग्जाम देना, मैं जब पढ़ा रही हूँ अभी तक जो जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन हो सकता है कि आपका एग्जाम जब हो उस टाइम पर
चेंज कर दिए गए हों। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब यही है कि रिसेंट में जिन्हें भी जो भी पदाधिकारी हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी वर्तमान में ये है, तो जब आप एग्जाम देने जाओ तो भी रहे, हो सकता है चेंज हो जाए, तो आप अपडेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अजय कुमार मित्तल हो गए। फिर इनके बाद है मोहम्मद रफीक, जो कि ओडिशा और मेघालय के, मोहम्मद रफीक, ये ओडिशा और मेघालय के चीफ जस्टिस रहे। और प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है रवि विजय कुमार मलिमत। रवि विजय कुमार मलिमत, रवि विजय कुमार मलिमत। और मैं लिख रही हूं प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यही हैं। अब आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, आप एक बार जरूर अपडेट कर लें। हो सकता है रवि विजय कुमार मलिमत के बाद भी कोई अपॉइंट नई नियुक्ति हो गई हो, तो आप अपडेट कर लेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल 18 जो है चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रह चुके हैं। और ये 18 के 18 के बारे में मैंने बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं बताए, उतने ही बताए जो आपको याद रहेंगे, और क्वेश्चन लगभग यहीं से आने की प्रोबेबिलिटी है। मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट सारी चीजों को मैं यहाँ पर इकट्ठा कर दूं, ठीक है। तो ये हो गई एक पूरी की पूरी लिस्ट। अब हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से चीफ जस्टिस हैं जो कि सीजेआई बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से कह सकते हैं पर्सनालिटीज हैं, जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हों, लेकिन फिर भी वो सीजेआई बने। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने। ये चीजें हम फटाफट देख लेते हैं। इसे भी आपको याद कर लेना है, रट लेना है। ऑप्शन आता है तो चूज करिएगा कौन रहे हैं कौन नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप जो है यहाँ पर इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने। जज, चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रही हूं, जज बने हैं, है ना। तो सबसे पहले नाम आएगा, आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा है, ए के पटनायक। मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ए के पटनायक, आप सभी लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, है ना। और साथ ही साथ ये क्या बने, ये बने सुप्रीम कोर्ट में जज। तो ए के पटनायक याद करो जल्दी से, ए के पटनायक। फिर नेक्स्ट आ जाओ आर वी रविंद्रन। आरवी रविंद्रन, याद करो आरवी रविंद्रन, ठीक है। तीसरे याद करो ए के माथुर। यहां पर सिर्फ सीजे की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। याद रखिएगा जज और चीफ जस्टिस दोनों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऐसे कौन कौन से रहे जो कि यहां पर माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बने, ठीक है। तो ए के माथुर हो गए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा हेमंत गुप्ता का, ये भी यहीं से थे। हेमंत गुप्ता के बाद खानविलकर जी, है ना। खानविलकर, कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे आपको और पढ़ने हैं, बोबड़े साहब, एस ए बोबड़े, ठीक है। एस ए बोबड़े याद रखिएगा, ये सिर्फ यहां पर ये भी लिख लीजिए, ठीक है। एस ए बोबड़े हो गए। एस ए बोबड़े के अलावा जी एल ओझा,
GL ओझा। नेक्स्ट है AP सेन। आपको लग रहा होगा कि मैम आप तो सिर्फ नाम ही नाम बताए जा रहे हो। ऐसे अगर आपने ढंग से बस नाम भी याद कर लिया ना, पॉलिटी के अंदर अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं। जब आप करके आओगे सॉल्व ना तो मुझे याद करोगे, ठीक है। तो GL ओझा हो गया। GL ओझा के बाद AP सेन, AP सेन, और लास्ट नाम याद करो ND ओझा, ND ओझा। अब किसी भी ट्रिक से चाहो आप इस लिस्ट को याद कर लो। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के ऐसे सीजे या फिर जज का नाम बताइए जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए के पटनायक, ए के पटनायक। ऑप्शन नंबर बी हेमंत गुप्ता, हेमंत गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी PV दीक्षित, PV दीक्षित। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी AP सेन। बताओ कौन नहीं रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे मोस्टली। तो कौन नहीं रहा? PV दीक्षित नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है के पटनायक थे, हेमंत गुप्ता भी थे, AP सेन भी थे, PV दीक्षित नहीं रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगली लिस्ट में। और अब हम ये देखेंगे, है ना, कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से चीफ जस्टिस रहे जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो मध्य प्रदेश के सीजे जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो मैंने आपको नाम बताया है ना, जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे तो एक एक करके हम नाम भी देख रहे थे। सबसे पहले आपने देखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, और वही मध्य प्रदेश के पहले सीजे थे। तो पहले तो कौन हो गए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, पहले हो गए। न्यायमूर्ति आप इंक्लूड कर लेंगे यहां पर, याद रखिएगा 1968 से लेकर के 1970 तक ये CJI बने रहे। और इनका जन्म याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले भी हैं मध्य प्रदेश के, तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। इनका जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म हुआ लखनऊ में। तो पहले ये हो गए। दूसरे कौन थे? याद करो, याद करो, दूसरे कौन थे? JS वर्मा, JS वर्मा। और JS वर्मा 1997 से 98 तक रहे थे। इनका भी जन्म याद करो, इनका जन्म हुआ था सतना में, है ना, इनका जन्म हुआ था सतना में। और तीसरे याद करो, तीसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? तीसरा नाम पढ़ा था हमने शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े। और ये तो रिसेंट में ही थे, 2019 से लेकर के 2021 तक ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और इनका जन्म हुआ था नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। तो ये 3 ऐसे यहां पर मैं आपको व्यक्तियों के नाम बता रही हूं जो कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बने और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बनते हैं, CJI के पद पर पहुंचते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन मान लो ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जन्मे, है ना, मध्य प्रदेश में जन्मे ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं रहे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो यहाँ पर उनका नाम आपके लिए नया होगा, क्योंकि जज के लिस्ट में आप लोगों ने उनका नाम नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो आप लोग पहले तो नोट डाउन कीजिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम एक ऐसे जज का नाम बताने जा रहे हैं, ऐसे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि मध्य प्रदेश में जन्मे
मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है और जन्मे तो लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे। कंफ्यूजन क्लियर करके पढ़िएगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं, है ना। अब इनका नाम तो ये भाई गुना से आते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, यानी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। इनका नाम था आरसी लाहोटी, आरसी लाहोटी। और आरसी लाहोटी 2004-5 में बने थे सीजेआई। कहां से आते हैं ये? गुना से, गुना डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, संबंध रखते हैं ये, ठीक है, गुना से संबंध रखते हैं ये। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं, उनका नाम है पीवी नावलेकर। पीवी नावलेकर, ठीक है। ये क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है, पहला कारण ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त थे, मध्य प्रदेश के क्या थे? लोकायुक्त थे। दूसरा कारण, सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे ये। सुप्रीम कोर्ट में क्या थे? सुप्रीम कोर्ट में ये जज भी थे। इसके साथ साथ जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। गुवाहाटी के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। नाम क्या है? पीवी नावलेकर, पीपी नावलेकर है, पीपी नावलेकर, नावलेकर। तो ये थी जज और चीफ जस्टिस की कहानी, और इतना ही आपको याद रखना है, इतने में आपका आसानी से हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। एक एक चीज, एक एक वर्ड जो मैंने आपको बताया वो आपको याद होना चाहिए। अभी तो आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है क्लास, लेकिन याद रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि थोड़ी मेहनत करके हमने वो लिस्ट रट ली, लेकिन कितनी ज्यादा काम आई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी से रटना स्टार्ट कर देना, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। एग्जाम के पहले याद करना, ताकि एग्जाम में याद रहे, रिविजन करने की भी झंझट से दूर रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हाई कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के जो भी जजेस इंपॉर्टेंट और जो चीफ जस्टिस है वो भी हो जाते हैं। अब हाई कोर्ट के अलावा भी कुछ कोर्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जिले की बात करें, सबसे पहले जिले से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जिला न्यायालय होता है, या उसे ही हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो जिला न्यायालय की बात की जाए तो किसी भी जिले का सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा न्यायालय होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या सेशन कोर्ट होता है। इसे ही सेशन कोर्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे ही सेशन कोर्ट भी कहते हैं। तो पहली चीज क्या कि जिले का सबसे बड़ा न्यायालय, जिले का सबसे बड़ा कोर्ट, जिले का सबसे बड़ा कोर्ट। मैंने आपको बताया गांव के स्तर पर ग्राम न्यायालय होती है, वहां पर अगर आपको नहीं मिल रहा है न्याय तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। ये वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाद में विशेष न्यायालय का दर्जा भी दिया जा सकता है। बाद का मतलब है जब जरूरत पड़े तब। दो कारण से किसी भी सेशन कोर्ट को, किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिले का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है आपका? ये जिला न्यायालय होता है, और इसके जो जज होते हैं उन्हें सेशन जज या जिला, माफ कीजिएगा, सेशन न्यायाधीश कहते हैं, सत्र न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहलाते हैं? सत्र न्यायाधीश,
सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं। ये हो गया। इसके बाद जिला न्यायालय को ही विशेष कोर्ट, है ना, स्पेशल कोर्ट में चेंज किया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय के बारे में, इसे ही स्पेशल कोर्ट कहते हैं। स्पेशल कोर्ट, है ना। तो मैंने आपको बताया कि 2 कारणों से किसी भी सेशन कोर्ट को, किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जा सकता है और प्रत्येक जिले में 2 विशेष न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी जिले में 2 स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जा सकते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया कि स्पेशल कोर्ट किसे बनाया जाता है? स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? 2 केस में बनाया जाता है। आप सभी लोगों ने SC/ST एक्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसे हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नाम से जानते हैं। तो पहला कारण है, शॉर्ट में लिख रही हूं, SC/ST अधिनियम। SC/ST एक्ट के तहत यदि किसी ने अपराध कर दिया है तो अपराधी को सजा दिलाने के लिए और जिस पर अपराध किया गया है उसे न्याय दिलाने के लिए किसी भी सत्र न्यायालय को, किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में चेंज किया जा सकता है। पहला रीजन ये है। और दूसरा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई कार्रवाई या सुनवाई करनी हो तो भी किसी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में चेंज किया जा सकता है। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनवाई हेतु। ठीक है, तो जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट कहीं ना कहीं विशेष न्यायालय उसे ही बनाया जाता है। आ गई बात समझ में? ये हो गया। फिर आ जाते हैं राजस्व न्यायालय में। हालांकि मैंने आपको बता दिया है बट एक बार यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय या रेवेन्यू कोर्ट। क्या होता है राजस्व न्यायालय? तो राजस्व न्यायालय, भूमि संबंधी कोई विवाद है, ठीक है, भूमि संबंधी यदि कोई विवाद है, भूमि विवाद को निपटाने के लिए बनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आपने पढ़ा है ग्वालियर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। किसका? रेवेन्यू कोर्ट का, आपके राजस्व न्यायालय का। आ गई बात समझ में? फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट, मान लो कोई मामला है काफी दिनों से पेंडिंग है, अब उसे जल्दी निपटाना है, तो किसी भी मामले को त्वरित निपटाने के लिए या जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पहली बार 2001 में, अप्रैल 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था। तो क्या कारण होता है? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है इसका लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाना, है ना। और कब स्थापना की गई मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की? तो मैंने आपको बता ही दिया है कब की गई, 1 अप्रैल 2001 को।
1 अप्रैल 2001 को मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी, है ना, कुछ है नहीं, बस याद करने की चीजें हैं। आगे भी मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताऊंगी जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब यहाँ पर आपने एक शब्द सुना होगा ग्राम न्यायालय का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राम न्यायालय, विलेज कोर्ट, ग्राम न्यायालय। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि गांव के लेवल पर बहुत छोटे छोटे मामले आते हैं। अब क्या उन मामलों के लिए हाई कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? इसीलिए हमने डिसाइड किया कि गांव के जो छोटे छोटे मामले होते हैं, है ना, उनको तुरंत निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। ठीक है, इसी उद्देश्य से हम ग्राम न्यायालय की स्थापना करते हैं, सिवाय जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर हम सभी जगह ग्राम न्यायालयों की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 20,000 तक के कोई दीवानी मामले अगर आते हैं और 2 साल से कम की सजा वाले कोई फौजदारी मामले आते हैं। देखो, दीवानी मामला लैंड से रिलेटेड कोई अगर मामला है, फौजदारी मामला लड़ाई झगड़ा, है ना, डिस्प्यूट ऐसा कुछ हो गया, उससे रिलेटेड कोई मामला है ना। अब ये जो लैंड से रिलेटेड कोई मामला है, मान लो ऐसा मामला है 20,000 रुपए से कम का कोई मामला है, ऐसा नहीं कि 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें कोई अगर मामला है तो वो ग्राम न्यायालय में हो जाएगा, वो नहीं होगा, है ना। 20,000 से अगर ऊपर हुआ तो फिर वो आगे जाएगा। 20,000 से नीचे का कोई मामला है तो फिर वो कहां पर आएगा? आपके ग्राम न्यायालय में आएगा। और अगर हम बात करें फौजदारी मामलों की, तो ऐसे मामले जिसके लिए सजा का प्रावधान 2 साल से ज्यादा है तो वो ग्राम न्यायालय में नहीं जाएगा। अगर 2 साल से कम की सजा का प्रावधान है तो वो ग्राम न्यायालय में आएगा और वहां पर उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो फटाफट से मैं लिख देती हूं कि छोटे छोटे मामले गांव में निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय का गठन किया गया है, और ब्रैकेट में अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, है ना। और इन मामलों में भी कैसे, अगर वो दीवानी है, अगर वो दीवानी मतलब ये मत समझना लव अफेयर वाला, दीवानी मतलब लैंड से रिलेटेड, तो 20,000 से कम, 20,000 से कम, है ना। और अगर फौजदारी है तो 2 वर्ष की सजा से कम का कोई मामला है तो वो ग्राम न्यायालय में निपटाया जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई। फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना पहला ग्राम न्यायालय 26 जनवरी 2001 को ही स्थापित कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार का पहला ग्राम न्यायालय, याद रखिएगा कब स्थापित हुआ, कहां पर स्थापित हुआ? तो एक गांव है, नाम है झातला, झातला गांव है नीमच में। कहां पर? नीमच में है झातला गांव, यहां पर स्थापित किया गया। कब? डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2001। यहां पर स्टार बना लो, अलग से स्टार बना लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झातला गांव नीमच में 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम न्यायालय की स्थापना की। उसके बाद आ जाओ भारत सरकार में, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत सरकार की योजना के तहत अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय तो ये स्थापित किया गया बैरसिया में। ठीक है, बैरसिया कहां पर है? भोपाल में। बैरसिया भोपाल में स्थापित किया गया। और बैरसिया भोपाल में कब स्थापित किया गया? डेट भी याद रखनी है, तो 2 अक्टूबर 2009।
2 अक्टूबर 2009 में बैरसिया भोपाल में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपना कहां पर स्थापित किया, तो ये झांतला गांव नीमच में स्थापित किया। आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से आ जाओ, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि जुडिशरी से ही रिलेटेड है। आपने एक शब्द सुना होगा, महाधिवक्ता। सुना है या नहीं सुना है? महाधिवक्ता कौन होता है, क्या करता है, मैं आपको बताऊंगी। या फिर आपने सॉलिसिटर जनरल का नाम सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल वही है। तो महाधिवक्ता कौन होता है ना, क्या करता है, सॉलिसिटर जनरल का क्या काम होता है? तो भाई एक आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 कहता है कि राज्य का जो गवर्नर होगा, स्टेट का जो गवर्नर होगा, वो राज्य में महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करेगा। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 165 क्या कहता है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। क्यों करेगा नियुक्ति? क्या काम होता है सॉलिसिटर जनरल का, है ना, क्या काम होता है महाधिवक्ता का? तो भाई महाधिवक्ता किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना। तो किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल ही होता है, महाधिवक्ता ही होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो पहले महाधिवक्ता थे उनका भी नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो पहले महाधिवक्ता थे उनका नाम था एम अधिकारी, एम अधिकारी। बस इतनी चीजें ही पूछी जा सकती है। अब प्रेजेंट टाइम पर कौन है ये करंट में कंप्लीट कीजिएगा। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के पहले, कोई भी बुक लोगे करंट अफेयर्स की, जैसे एमपी की कोई बुक लेते हो, वहां पर आपको सारे पदाधिकारी, वर्तमान के पदाधिकारियों के नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जुडिशरी का टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अभी भी यहाँ पर एंड नहीं हुआ है पॉलिटी, ठीक है, अभी भी पॉलिटी बचा हुआ है। पुलिस प्रशासन पढ़ना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के अंदर पंचायती राज, और हमें पंचायती राज को भी पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।